गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। सो प्रीवियस क्लास में एक बार देख लेते हैं हम लोग ने क्या किया था, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं है। ठीक है, एक बार बता देते हैं क्या क्या बताया था। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखा था हम लोगों ने, बेसिक्स। ठीक है, सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें कवर किया था हमने। तो अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे ये सेकेंड क्लास में। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, दो डिवीजन है टाइप्स ऑफ गुड्स का। पहला है फाइनल, दूसरा है इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फाइनल गुड्स और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। सी, फाइनल गुड्स का दो क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर कोई गुड कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो फाइनल गुड्स में आएगा। या फिर वो गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो भी वो किस में आएगा, फाइनल गुड्स में। तो फाइनल गुड्स का दो यूजेस है, दो क्राइटेरिया है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में यूज होना चाहिए, तब वो फाइनल में आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स का ऐसे ही तीन क्राइटेरिया है। ओके, तीन क्राइटेरिया क्या है? पहला है वो गुड एग्जॉस्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एग्जॉस्ट हो जा रहा है सेम ईयर में। सेम ईयर, ध्यान रखिएगा, सेम अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है इसमें। या तो वो गुड एग्जॉस्ट हो जा रहा है। सेकंड क्या है? या तो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, या तो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। या थर्ड, थर्ड है रीसेल। रीसेल ये भी सेम ईयर है, ये मैंने बताया था। ठीक है, रिवाइज करा रहे हैं एक बार। तो ये तीन इसके क्राइटेरिया है, या तो गुड एग्जॉस्ट हो जा रहा है, या तो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, या फिर रीसेल हो जा रहा है। तो वो किस में काउंट होगा? इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होगा। ठीक है, तो अब ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया। अब इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। उससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फाइनल गुड्स होता है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स। सी, आप लोग को क्या करना है इसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। फॉर एग्जांपल एक मैं बता देती हूँ कैसे करना है। कार परचेज्ड बाय, पहला है टैक्सी ड्राइवर, हाउस होल्ड, तीसरा है डीलर। तो ये तीन ऐसे क्राइटेरिया दिया है और ये क्वेश्चन है। सो कार परचेज्ड बाय, वो कार परचेज कर रहा है टैक्सी ड्राइवर, तो उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा? ठीक है, चलो तुम लोग कमेंट करो क्या होगा आंसर। जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया है उसके हिसाब से टैक्सी ड्राइवर परचेज कर रहा है, इंटरमीडिएट। क्यों होगा इंटरमीडिएट? रीजन भी दो, क्यों होगा इंटरमीडिएट? नहीं, अर्निंग पर्पस तो मैंने बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ये ड्राइवर एक, ड्राइवर को सी, यहाँ पे ड्राइवर को एक एज अ फर्म ले लो। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये उसका टैक्सी है, मतलब उसका कार है। ये कोई एजेंसी में काम नहीं कर रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मैंने अभी किसमें बताया था? इन्वेस्टमेंट मैंने किसमें बताया था? फाइनल गुड में बताया था ना, या इंटरमीडिएट गुड में? फाइनल, या तो ये फाइनल है। सी, तुम लोग ऐसे सोचो, टैक्सी ड्राइवर कार खरीद रहा है, वो खुद पैसा कमाएगा या किसी एजेंसी मेंशन नहीं है? सी, अगर कुछ मेंशन नहीं ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम नॉर्मल केस सोचना है। वो अपना कार खरीद रहा है का पैसा कमाने के लिए, ये नहीं दे कि कोई एजेंसी के अंडर है वो, या फिर किसी को प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपना इन्वेस्टमेंट किया है कार पे, वो अपना पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल गुड। क्यों? इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कार खरीद रहा है, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दो।
बहुत ही इजी है। हाउस होल्ड, देखो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन करता है। क्या करता है हाउस होल्ड, कंजम्पशन। सी हाउस होल्ड 99.9% केसेस में कंजम्पशन ही करता है। हाउस होल्ड दिया है तो कंजम्पशन करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। नॉट डीलर। सी यहाँ पे डीलर दिया है, डीलर मतलब कार डीलर। कार डीलर क्या करता है, रीसेल करता है। ठीक है, कार खरीद के रीसेल करता है, तो वो किसमें आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। राइट, राइट। समझ आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। वेजिटेबल परचेज्ड बाय, पहला रेस्टोरेंट, बताओ क्या होगा। रेस्टोरेंट में क्या होता है, वेजिटेबल है तो उसका सब्जी बनाएंगे, तो एग्जॉस्ट हो जा रहा है वो प्रोसेस में। ठीक है, एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल से सब्जी बन रहा है एक प्रॉपर। तो ये किस में आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। नो सलोनी, फाइनल में नहीं आएगा। पर भी कंपलसरी तो है नहीं कि एक ही साल में सेल। सी कुछ दिया नहीं है तो हम लोग एक अजम्पशन मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ अगर दिया नहीं है तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि सेम ईयर में हो रहा है, जब तक मेंशन ना हो कि कुछ ऐसा है, वरना हम लोग सेम ईयर ही मान के चलते हैं। ओके, क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही। सेकेंड है हाउस होल्ड। जैसे कि मैंने बताया था, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन। कौन सा गुड होगा, फाइनल गुड्स। ठीक है, क्लियर है, राइट। थर्ड पे आते हैं, फर्नीचर परचेज्ड बाय। सिमिलर क्वेश्चंस है, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, क्या होगा, स्कूल क्यों फर्नीचर खरीद रही है। नहीं, इंटरमीडिएट नहीं होगा। इंटरमीडिएट क्यों होगा, क्या वो एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जा रहा है। अरे फर्नीचर तो कैपिटल गुड्स में आ गया ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट, राइट अचिंत, इन्वेस्टमेंट की है ना वो फर्नीचर पे। तो ये किस में आएगा, फाइनल गुड्स में आएगा। देन फर्नीचर परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर ऑफिस यूज, फर्म खरीद रही है ऑफिस यूज के लिए। हाँ, फाइनल होगा। अब ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही कर रही है। ठीक है, ये भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। या राइट। देन फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन रनिंग मशीन इन अ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में यूज हो रहा है, इन रनिंग मशीन इन अ फैक्ट्री। इंटरमीडिएट, वाई इंटरमीडिएट, बिकॉज हाँ, राइट, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है उस प्रोसेस में, तो वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड। सी हाउस होल्ड दिया है, जस्ट अ सेकेंड। या इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड टू रन एसी, फाइनल। सी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी एग्जॉस्ट हो रहा है, बट हम जैसे कि मैंने बताया था, हाउस होल्ड पे हम लोग ध्यान देंगे। कोई भी गुड्स हाउस होल्ड लेगा या कोई भी प्रोडक्ट को यूज करेगा, सब कंजम्पशन में काउंट होगा, ना कि एग्जॉस्ट में काउंट होगा, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, राइट। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चॉक एंड डस्टर परचेज्ड बाय स्कूल, इसका बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, सोच के बताना तुम लोग। फाइनल, ओके, फाइनल गुड्स, फाइनल। ओके, रीजन, रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट है, नहीं।
नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट। राइट राधिका, कंजम्पशन कर रहा है। नहीं, हाँ राइट, राइट वर्षा, बिकॉज ये एग्जॉस्ट हो रहा है। सी, यहाँ पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, चॉक एंड डस्टर वाला। क्यों? क्योंकि सी, चॉक एंड डस्टर को हम लोग स्टेशनरी मानते हैं, ठीक है, स्टेशनरी के अंदर आता है ये, स्टेशनरी मानते हैं हम लोग। तो स्टेशनरी, अब सी, हम लोग ये मानते हैं कि जो भी स्टेशनरी होता है बिजनेस में, वो विद इन 1 ईयर यूज अप हो जाता है, पूरा यूज एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर। इसीलिए इसीलिए चॉक एंड डस्टर, क्योंकि ये स्टेशनरी में आता है और हम लोग ये मानते हैं अकाउंट्स में कि वो विद इन 1 ईयर यूज हो जाता है या एग्जॉस्ट हो जाता है, इसीलिए ये क्या आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, ना कि फाइनल गुड्स। वो करेक्ट है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया है स्कूल ने, बट वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है। सी, फर्नीचर भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया था, बट ये एग्जॉस्ट हो रहा था, नहीं, ये कैपिटल गुड्स था, है ना। यहाँ पे चौक एंड डस्टर का याद रखिएगा, बस इसको स्टेशनरी में मानते हैं हम लोग, और स्टेशनरी विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, इसीलिए। सी, अब अगर क्वेश्चन ये होता, स्टॉक, स्टॉक ऑफ चौक एंड डस्टर, लेफ्ट विद स्कूल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तब ये फाइनल गुड्स होता है, राइट। आप लोग ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जब भी कोई गुड्स बच जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉक मान लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो अब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, वो हमेशा फाइनल गुड्स के अंदर उसको कैटेगराइज करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि स्टॉक ऑफ चॉक एंड डस्टर, तो वो किस में आएगा, फाइनल गुड्स में आएगा। केवल चॉक एंड डस्टर लिखा है तो किसमें आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डस्टर तो आप लोग देखते होंगे विद इन 1 ईयर, ऐसा तो है नहीं कि गायब हो जाता है, उड़ जाता है, ऐसा तो है नहीं, बट वो मानते हैं हम लोग क्योंकि स्टेशनरी के अंदर आता है। क्लियर है? क्लियर है कि ये फाइनल क्यों नहीं होगा सबको? हाँ। देन लास्ट है सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स है तो क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जाएगा वो प्रोसेस में, या उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट। अभी भी बहुत लोग फाइनल कह रहे हैं, कोई बता सकता है क्यों फाइनल कह रहे हैं, मतलब वो लोग क्या थिंकिंग है, फाइनल कैसे है ये? सी, ये मत देखो कि सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स है तो उसको बाद में वो प्लांट बन जाएगा तो उसको कंज्यूम करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फार्मर यूज कर रहा है वो, फार्मर यूज कर रहा है, क्या हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा उस प्रोसेस में, या उसमें वैल्यू एडिशन में प्लांट बन जाएगा। हाँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो तुम लोग, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, तो क्योंकि तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यही मान लो अगर ट्रैक्टर दिया है, ट्रैक्टर परचेज ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर, ठीक है, ट्रैक्टर ले रहा है फार्मर, अब क्या होगा, फाइनल, राइट, फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंटरमीडिएट कैसे होगा अचिंत्य? क्या वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, क्या वो रीसेल कर रहा है, या क्या उसमें वैल्यू एडिशन, ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है कि कार बन जाएगा वो बाद में। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। क्राइटेरिया सोच के आपको मार्क करना है बस। तो अब सब लोग कर लेगा अगर आएगा एग्जाम में, प्रोडक्शन पर्पस में यूज हो रहा है। हाँ, बट प्रोडक्शन पर्पस में यूज हो रहा है तो फाइनल गुड्स में कैसे आएगा? सी, प्लांट एंड मशीनरी भी प्रोडक्शन पर्पस में यूज होता है, बट एट द एंड वो इन्वेस्टमेंट में आएगा ना, जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से सोचो। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक आई गेस क्लियर हो गया होगा, तुम लोग अब कैटेगराइज कर लोगे। मेन टॉपिक पे आते हैं, नेशनल इनकम।
ठीक है, अब यहाँ से जितना भी मेन कन्वर्जन है, टॉपिक है, वो स्टार्ट होगा, तो सब लोग ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं नेशनल इनकम का। सी, नेशनल इनकम मतलब एक तरीके से नेशन का इनकम, ठीक है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सी, इस डेफिनेशन में तीन ये एसेंशियल कह सकते हैं वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का। हम लोग यहाँ पे फैक्टर इनकम का बात करें, ना कि ट्रांसफर इनकम का। जैसे कि मैंने बताया था, फैक्टर इनकम कब अर्न करते हैं, फैक्टर सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उससे जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं वो होता है फैक्टर इनकम, ठीक है। देन अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है, रेसिडेंट क्या होता है, उसको रेसिडेंट भी कहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंट सेम चीज होता है। क्या होता है, कोई बता सकता है? अच्छा चलो हम ही बता देते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? सी, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन which it is said to be resident of that nation if it resides in that nation for a prescribed period of time and his economic interest lies within the nation। दो पॉइंट्स है, वो उस डोमेस्टिक नेशन में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी नेशन में है, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। या राइट, लिविंग इन डोमेस्टिक एरिया ऑफ नेशन, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और थर्ड है सेम अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सी, नेशनल इनकम हम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो ड्यूरिंग दी सेम अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। तो ये है नेशनल इनकम का डेफिनेशन, क्लियर है। सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देन डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम इसका छोटा पार्ट है, छोटा वर्जन कह लो, ठीक है। जनरली नेशनल इनकम बड़ा होता है, जनरली डोमेस्टिक इनकम छोटा होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, इसमें भी फैक्टर इनकम कंसिडर कर रहे हैं, अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सी, नाम से ही पता चल रहा है डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, वो कौन अर्न कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम अर्न होना चाहिए। सी, डोमेस्टिक टेरिटरी एक बार रिवाइज करा देते हैं, क्या था डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी is a geographical area administered by government under which goods, persons and capital circulate freely। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन बाय हार्ट तुम लोग को याद होना चाहिए। हाँ, नॉट इंक्लूडेड NFIA, राइट। सी, हम ये बताएंगे अभी, जब कन्वर्जन में आएंगे हम लोग तो बताएंगे ये सब टर्म्स, ठीक है, अभी नहीं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है आप लोग को याद दिला दें। फर्स्ट आता है लैंड, एयर एंड वाटर अंडर पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन। जितना भी उसका पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो उसके अंदर जो भी एरिया है वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। सेकंड, इंटरनेशनल वाटर लिमिट्स जो कि है 200 नॉटिकल माइल्स, वो आता है। देन थर्ड है एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, साइंटिफिक स्टेशन, कॉन्सुलेट्स एंड एक्सेट्रा ऑफ द नेशन। मतलब इंडिया का एम्बेसीज और साइंटिफिक स्टेशन किसी दूसरे फॉरेन नेशन में, वो भी आता है किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। देन फोर्थ क्या है, एयर एंड शिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेसिडेंट कंपनी बिटवीन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर एयर इंडिया कहीं और ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी जहां पे भी ऑपरेट कर रहा है वो इस टाइम, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, क्लियर है। तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी जो हम लोग पढ़े थे। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्लियर है। क्या अभी डिफरेंस है वो हम बताएंगे दोनों में। एक बेसिक आइडिया तो लग गया है ना क्या है। या राइट। सी, अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि क्या चीज हम लोग डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं और क्या चीज हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। सी, नेशनल इनकम को हम लोग NI से मतलब बोल सकते हैं, NI नेशनल इनकम शॉर्ट फॉर्म। और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, DFI। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, DFI। सी, नेशनल इनकम हम लोग कैसे जानेंगे कि
क्या चीज नेशनल इनकम में ऐड होगा और क्या चीज डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में। तो इसका बहुत ही शॉर्टकट एक बताते हैं। नेशनल इनकम में हम लोग पूछेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हु मतलब कौन अर्न कर रहा है। सी डेफिनेशन में वो था पॉइंट कि नॉर्मल रेसिडेंट्स होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो हम लोग ये चेक करेंगे हु कौन अर्न कर रहा है। अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, नेशनल इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे कि वेयर, मतलब कहाँ वो इनकम अर्न हो रहा है। जैसा कि डेफिनेशन में था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो इनकम अर्न होना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हो रहा है तो किस में ऐड होगा, ऑब्वियसली किस में ऐड होगा, डोमेस्टिक इनकम में। क्लियर है, ये चीज क्लियर है किसमें क्या ऐड होगा। बस आपको यही क्वेश्चन देखना है कि कौन अर्न कर रहा है नेशनल इनकम में, हु इज अर्निंग। नॉर्मल रेसिडेंट होगा तो नेशनल इनकम में ऐड होगा, और डीएफआई में देखना है कि कहाँ अर्न हो रहा है, इंडिया में अर्न हो रहा है कि नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रहा है कि नहीं, तभी वो ऐड होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तुम लोग के एग्जाम में, और नहीं आएंगे तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सी इसमें क्या करना है, वेदर दीज विल बी इंक्लूडेड इन डीएफआई। हम लोग यहाँ डीएफआई का बात कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, और नॉट। डीएफआई में हम लोग क्या देखते हैं, वेयर, कहाँ अर्न हो रहा है इनकम। सी तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो तुम लोग, प्रॉफिट अर्न बाय नॉन रेसिडेंट कंपनी इन इंडिया। बताओ क्या ये डीएफआई में ऐड होगा या नहीं, यस और नो। डीएफआई में ऐड होगा या नहीं, यस, राइट। क्या देखेंगे इसमें, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है। ये इंडिया में है ये कंपनी। नॉन रेसिडेंट हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कौन सी कंपनी क्या है कुछ मतलब नहीं है, कहाँ पे है वो, इंडिया में है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो ये होगा डीएफआई में होगा, यस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, क्या ही दिक्कत आ रहा है ये। या वॉइस कट रही है, जस्ट अ सेकंड, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। मेरी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर है अब। हाँ, नेटवर्क इश्यूज था थोड़ा। यस, क्यों, क्यों ऐड होगा ये,
जस्ट अ सेकेंड गाइस, बस एक सेकेंड। हाँ कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इश्यूज आ रहा है थोड़ा। नहीं सी, हम लोग को ये नहीं देखना कि इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी है बट कहाँ है ये भी तो देखो तुम लोग, अब्रॉड में है, मतलब बाहर है। अगर कोई इंडियन कंपनी बाहर है तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं, राइट। तो ये डीएफआई में नहीं इंक्लूड होगा, नो। सी, मैंने बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। अगर कोई भी इंडियन कंपनी बाहर है तो क्या है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इनकम में होगा। हाँ सी, अभी हम लोग डीएफआई का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर इसी क्वेश्चन को नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सो अभी डीएफआई पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, अ चाइनीज इज रिसीविंग रेंट फ्रॉम इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना। ध्यान देना तुम लोग, इंडियन एम्बेसी है। क्या ये डीएफआई में इंक्लूड होगा? राइट, यस। क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इसीलिए यस, इट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, एन इंडियन स्टूडेंट इज रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये डीएफआई में ऐड होगा? यस, ओके। तुम लोग यहाँ पे ही गलती करते हो, छोटी छोटी गलती। सी, स्कॉलरशिप रिसीव कर रहा है, क्या स्कॉलरशिप फैक्टर इनकम है? कि मैंने इतना तो बताया कि हाँ इंडिया में अगर वो अर्न कर रहा है तो होगा, बट ये भी तो ध्यान दो कि वो फैक्टर इनकम होना चाहिए। तो फैक्टर इनकम ही केवल हम लोग इंक्लूड करते हैं एनआई और डीएफआई में। तो स्कॉलरशिप तो ट्रांसफर इनकम है, तो ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफर इनकम है, राइट। क्लियर है? ये डीएफआई कैसे इंक्लूड होगा, कैसे इसको चेक करेंगे कि वो इंक्लूड होगा या नहीं? ठीक है, बहुत सिंपल है ये सब चीजें। अब ये आते हैं हम लोग नेशनल इनकम पे, whether these will be included in national income or not. चलो बताओ, प्रॉफिट earned by a नॉन रेसिडेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ध्यान देना वर्डिंग्स पे, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, इंक्लूड होगा एनआई में? नो, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल जो नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के वही इंक्लूड करेंगे, तो ये तो नॉन रेसिडेंट कंपनी है ना, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनआई। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी इन अब्रॉड। इंडियन कंपनी है, यस, राइट। क्यों? नॉर्मल रेसिडेंट होगा, राइट, यस। थर्ड, a Chinese is receiving rent from Indian embassy located in China. Chinese, no, right. Chinese नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है वो इंडिया का, सो वो इंक्लूड नहीं होगा एनआई में। और ये तो चौथा इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। तो क्लियर है क्या एनआई में इंक्लूड होगा और क्या डीएफआई में इंक्लूड होगा? क्लियर है एकदम? हम लोग एनआई में देखेंगे कौन अर्न कर रहा है, हु पे चेक करेंगे, और डीएफआई में वेयर पे चेक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। सी, जितना भी न्यूमेरिकल है उसका बेसिक क्या है, कन्वर्जन है। कि हम लोग कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, जो भी एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, वो हम लोग देखेंगे अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन अगर ढंग से नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।
सो कन्वर्जन। एक साइड हम लिखेंगे ग्रॉस, एक साइड नेट। नेशनल, डोमेस्टिक। मार्केट प्राइस, या एमपी भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, और फैक्टर कॉस्ट या एफसी। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। सी, तो अगर तुम लोग ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जो लेफ्ट साइड जो भी टर्म्स लिखा है मैंने, वो जनरली क्या होता है, बड़ा होता है वैल्यू में। ग्रॉस वैल्यू बड़ा होता है, नेशनल वैल्यू बड़ा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। सॉरी, मार्केट प्राइस तो नहीं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जनरली ये दोनों जो लेफ्ट साइड में जो भी है बड़ा होता है। ठीक है, नाउ ग्रॉस में क्या समझते हैं हम लोग? ग्रॉस से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वैल्यू कह सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वैल्यू। सी, ग्रॉस वैल्यू में हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू में हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो अब हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, मतलब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू पे आना है। नेट मतलब एकदम जो काट पीट के जो भी नेट वैल्यू बच रहा है हम लोग का, उस पे आना है। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो माइनस कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? सी, इसको रटना नहीं है, तुम लोग लॉजिक समझो। ग्रॉस क्या है? बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू तो मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। हम लोग को ग्रॉस से नेट पे जाना है। नेट मतलब एकदम जो रिफाइंड करके जो वैल्यू आता है, जो सब माइनस करके आता है, वो नेट वैल्यू होता है। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और अगर हम लोग को नेट से ग्रॉस पे आना है वापस नेट से ग्रॉस पे, तो प्लस कर देंगे। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम ये कन्वर्जन में? और डेप्रिसिएशन को हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जो कि अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफी आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, इसको भी क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसको भी क्या कहते हैं? ये भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। थर्ड होता है फिक्स्ड कैपिटल अलाउंसेस। फिक्स्ड कैपिटल अलाउंसेस। सो डेप्रिसिएशन, ये तीनों ही डेप्रिसिएशन है, बस नाम अलग अलग है, याद रखिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फिक्स्ड कैपिटल अलाउंसेस। ये तीनों अगर आएगा क्वेश्चन में तो क्या समझेंगे? डेप्रिसिएशन है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग नेशनल पे। सी, नेशनल में क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि मैंने बताया था, लेफ्ट साइड का वैल्यू बड़ा होता है। नेशनल में क्या रहता है? NFIA। नेशनल में NFIA इंक्लूड होता है। अब ये NFIA क्या है देख लेते हैं, क्या है इसको डिटेल में देख लेते हैं। NFIA, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले फॉर्मूला बता देते हैं, फिर लॉजिक बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस है कि यहाँ पे NFIA का ही मतलब होता है नेट। नेट मतलब रिफाइंड वैल्यू, मतलब जो डिफरेंस वैल्यू है इसका। तो किसके बीच का डिफरेंस है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ये बता देते हैं। सी, मान लो कोई एनआरआई है, वो बाहर अभी मान लो कनाडा में रह रहा है लेस देन 1 ईयर, ठीक है, अभी उसको 1 साल नहीं हुआ है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का। सो वो अभी कनाडा में है, वहां पे कुछ पैसा कमा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि वो कनाडा में पैसा कमा रहा है, ठीक है, और क्या कमा रहा है, फैक्टर इनकम। तो वो किस में आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मान लो कोई चाइनीज एम्प्लॉय है, वो हमारा इंडिया में रह रहा है, ठीक है, जैसे कि एनआरआई बाहर रह के काम कर रहे थे, बाहर के लोग भी तो इंडिया में रह के काम कर सकते हैं, तो उनको हम लोग फैक्टर पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नाम से जानते हैं, जो उनको हम लोग पे आउट कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। क्लियर है? इसको एक ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, जो फीफा होता है वो रेसिडेंट्स जो अर्न कर रहे हैं वो इनकम, और जो फीटा है जो नॉन रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं वो इनकम। इन दोनों का डिफरेंस है ये फी एफ एन एफ आई ए। क्लियर है? सबको क्लियर है एकदम ये चीज? लॉजिक समझ में आ रहा है फॉर्मूले का? अब आते हैं कन्वर्जन पे। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। सी, नेशनल इनकम के फॉर्मूला में क्या था, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जो इनकम अर्न कर रहा है, तो एनएफआईए इसमें इंक्लूडेड रहता है। एनएफआईए क्या होता है, डिफरेंस ही होता है ना नॉर्म रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में। एक तरीके से पॉजिटिव होता है, ज्यादातर नेगेटिव भी हो सकता है बहुत सारे केस में। तो नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूडेड रहता है, तो हम लोग को नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, क्या कर देंगे, माइनस एनएफआईए। और यही अगर हम लोग को डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस एनएफआईए। क्लियर है ये कन्वर्जन? क्यों माइनस प्लस कर रहे हैं हम लोग? जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है? राइट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री लेवल पे जितना भी कॉस्ट हो रहा है, फैक्ट्री लेवल पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका कॉस्ट, केवल प्रोडक्शन का कॉस्ट, उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है, सब्सिडीज इंक्लूडेड नहीं रहता है। फैक्टर कॉस्ट केवल जो फैक्ट्री लेवल पे जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो कॉस्ट होता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है, सी, अब गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो उस पर कुछ टैक्सेस तो लगेंगी ही, ठीक है, टैक्सेस तो लगेंगी उसको। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एनआईटी, एनआईटी कैलकुलेट करते हैं। एनआईटी को देख लेते हैं एक बार, क्या होता है एनआईटी। सी, यहाँ मैंने मेंशन किया है, एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट मतलब डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट जो भी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों को पता होगा जो भी टैक्स होती है एक तरीके से रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, और जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट वो होता है एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। एनआईटी इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हम लोग गुड प्रोड्यूस कर लेते हैं उसका जो फैक्टर कॉस्ट आता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ टैक्सेस वगैरह तो लगेंगे ही, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? प्लस क्यों किया एनआईटी? तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम होता है
जो मार्केट प्राइस हम लोग बेचते हैं उस पर टैक्सेस इंक्लूड होता है, वो बड़ा होता है, इसलिए मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो उसमें हम लोग प्लस एनआईटी करेंगे। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी, जितना भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये था कन्वर्जन। एक बार फिर से बता देते हैं, देख लेते हैं क्या था। सबसे पहले था ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन, नेट पे जाना है माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे आना है प्लस कर देंगे। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस एनएफआईए। मार्केट से हम लोग को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस एनआईटी, और फैक्टर से मार्केट पे आना है तो प्लस एनआईटी। क्लियर है कैसे कन्वर्जन करना है, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, एक और टॉपिक था इसमें, एनएफआईए के कंपोनेंट्स। ये तुम लोग पढ़े होगे बुक में, नहीं पढ़ोगे तो एक बार बता देते हैं। नेट फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स होते हैं। जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम में, तो ये अगर आएगा तो तुम लोग समझ जाओ कि ये एनएफआईए में इंक्लूडेड रहता है। पहला क्या है, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक एनआरआई है, ठीक है, वो बाहर जॉब कर रहा है कनाडा में, उसको क्या मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगा। स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है। आयुषी, जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, देन नेक्स्ट है नेट रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मान लो कोई है रेसिडेंट जो कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, एनएफआईए। देन थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्शन। कॉर्पोरेट सेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं कॉर्पोरेट जो कंपनीज है उसकी जितनी भी नेट रिटेन्ड अर्निंग्स जो रहती हैं, तो उन दोनों का नेट डिफरेंस, ये भी किस में आता है, एनएफआईए। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। ये इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये तीनों। तो 10 मिनट और है, हम लोग चलो कन्वर्जन अगर हम लोग सीख ही गए हैं तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम के कितने एग्रीगेट्स हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं। क्या क्या है, चलो एक बार बता देते हैं। पहले हम लोग आएंगे अगर जीडीपी पे। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका दो सब डिविजन है, एक तो है जीडीपी एट एमपी, दूसरा है जीडीपी एट एफसी। सिमिलरली सेकंड है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका भी वही है, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। सी, जो एनडीपी एफसी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये जो एग्रीगेट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तुम लोग को ये तो पता होगा ना कि ये जीडीपी मतलब जी यहाँ पे ग्रॉस या नेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एन या डी होता है मतलब नेशनल या डोमेस्टिक, और ये हमेशा सब में सेम होता है प्रोडक्ट, और नीचे होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम, डीएफआई, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का ये एग्रीगेट है, याद होना चाहिए। देन थर्ड है हमारा जीएनपी। जीएनपी का भी सेम है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देन लास्ट है हमारा एनएनपी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एफसी। सी,
एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। सी, ये 8 एग्रीगेट्स में 2 ही एग्रीगेट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो कन्वर्जन में सभी हैं, बट ये दो, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। एनडीपीएफसी क्या होता है? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होता है, और एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। तो ये थे 8 एग्रीगेट्स। अब कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो दिया है जीएनपी, जीएनपीएफसी, और तुमको कन्वर्ट करना है इसको एनएनपीएफसी में, ठीक है? जीएनपीएफसी दिया है, सॉरी जीडीपी, मैंने क्या लिख दिया, जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी। सी, तुम लोग को कैसे कन्वर्जन करना है, इसका रूल क्या है? जो भी फाइंड आउट करना है वो हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में लिखते हैं। तो लेफ्ट में लिख लो एनएनपीएफसी, ठीक है? पहला सॉल्व करके बता देते हैं। जो भी तुम लोग को फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में लिखो, देन जो भी दिया हुआ है गिवन वो लिख लो, जीडीपी। अब जो फर्स्ट लेटर वाइज देखेंगे हम लोग, ठीक है? लाइक इसमें एन है तो इसको जी से हम लोग मैच करेंगे, ये एन है इसको डी से मैच करेंगे, और ये एफ सी। टी दोनों में ही सेम होता है तो पी से कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले ये नेट है, नेट से हम लोग को जाना है ग्रॉस पे। क्या करेंगे बताओ जल्दी जल्दी, नेट से हम लोग को ग्रॉस पे जाना है। प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। ग्रॉस बड़ा वैल्यू है, याद है, तो यहाँ लिख दो तुम लोग प्लस डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल से हम लोग को डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल में क्या इंक्लूड होता है? एनएफआईए। हम लोग को किस में जाना है? डोमेस्टिक पे जाना है। क्या करेंगे? माइनस एनएफआईए, राइट, माइनस एनएफआईए। देन लास्ट है हम लोग को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे क्या करेंगे? एनआईटी प्लस, प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट से हम लोग को मार्केट प्राइस पे जाना है, प्लस एनआईटी। क्लियर है? अक्षता क्लियर है? तुम्हें शायद प्रॉब्लम आ रही थी, समझ आ रहा? राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, या जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनएनपीएफ, एनएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी। चलो, अब इसको तुम लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है? ऐसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जीएनपीएफसी को किसमें कन्वर्ट करना है? एनडीपीएमपी। तो चलो बताओ तुम लोग जल्दी जल्दी, ग्रॉस से हम लोग को नेट पे जाना है, क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। देन नेशनल से हम लोग को डोमेस्टिक पे जाना है,
माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से हम लोग को किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे, तो प्लस NIT। राइट, जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, प्लस NIT। राइट, अब NDP MP से हम लोग को GDP FC पे आना है, N से हम लोग को ग्रॉस पे आना है, तो क्या करेंगे, N से ग्रॉस पे आना है प्लस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही जाना है, कोई चेंज नहीं, देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देन GDP FC से हम लोग को NNP MP पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, क्या करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, देन डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस NFIA कर देंगे, देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है प्लस 90। राइट, देन NNP MP से NDP FC पे आना है, नेट से नेट पे जाना है, कोई चेंज नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस NFIA, देन MP से हम लोग को FC पे जाना है, माइनस NIT। राइट, देन नेक्स्ट NDP FC से किस पे जाना है, NDP MP, तो इसमें तो ये तीनों चीज सेम ही है, बस हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या कर देंगे, प्लस NIT। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी हो गया तुम लोग का, ऐसा रिवीजन भी हो गया। क्लियर है, कन्वर्जन एकदम अच्छे से। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आई होप सबको समझ में आया हो। ठीक है, तुम लोग फीडबैक दे देना मुझे पर्सनली कि बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा था या स्लो तो नहीं हो रहा था, जैसा भी। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, उसका कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन देखे, ठीक है, फिर और उसके कुछ क्वेश्चन किए, क्या किसमें इंक्लूड होगा। नेशनल इनकम में हम लोग हु चेक करेंगे, कौन अर्न कर रहा है, DFI में हम लोग वेयर चेक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग कन्वर्जन देखे, बेसिक कन्वर्जन जो न्यूमेरिकल्स में आता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, ठीक है, तो रिवाइज करके आना, कन्वर्जन एकदम याद होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ एकदम, तुम लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो पर्सनली डाउट्स, बस थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है बताने में तुम लोग को, मतलब विद इन 1 डे हम ट्राई करेंगे कि तुम लोग का क्लियर कर दे डाउट जो भी है।